वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एनटीपीसी एग्जाम का टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे द्वारा 6 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यह हमारा 7वां वीडियो है और ये सारे के सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर एग्जाम देने से पहले देख कर जाएँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सही है? यहाँ सही होने की बात कही जा रही है। तो हड़प्पा के लोग लोहे के लिए उपयोग से परिचित थे, यह गलत बात है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, यह सही बात है। धोलावीरा स्थल अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा इन वीडियो में केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आंसर बताया जाता है ताकि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। और दोस्तों, यहाँ पे हमारे द्वारा जो विश्लेषण है यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सके तो आप इन विश्लेषण को वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में संधिदाता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो इसका कार्य होता था शाही खजाने और भंडारगृह का मुख्य अभिरक्षण करना। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक विशाल और अस्थायी सेना के रखरखाव के खर्च कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस साम्राज्य के प्रशासक की विशेषता थी? तो यह थी मराठा साम्राज्य के। दोस्तों, ये विश्लेषण आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, 1906 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था साहित्य, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करना। हमारा अगला प्रश्न है, एल नीनो परिघटना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर यह प्रभाव पड़ता है कि यह भारतीय मानसून को कमज़ोर करती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो वह है अजंता की श्रृंखला, ये एक ही राज्य में फैली हुई है। जैसे आरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। सतपुड़ा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। अजंता यह पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और सह्याद्री जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। देखिए, ये एक विश्लेषण से आपको कितने सारे क्वेश्चन बन के मिल रहे हैं, इसलिए इसे आप खुद से जरूर पढ़ लेंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र जो लगातार भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों, हमारे द्वारा एक 500 क्वेश्चन का वीडियो भी आने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह वीडियो आप लोगों को एग्जाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक दिला सकता है, इसलिए इस वीडियो को भी आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है और यह किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह काली मिट्टी यानी कपास के लिए उपयुक्त है। हमारा अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना के संबंध में संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सही है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो वो होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है ये बोला गया है। तो समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह गलत है, बाकी सभी सही हैं। जैसे कि इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ये सही है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। समिति का अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्षी दल से होता है, ये भी सही है। इसका मुख्य कार्य भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना होता है, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है 213। हमारा अगला प्रश्न है, और अनुच्छेद 123 जो है दोस्तों, यह राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की समान शक्ति प्रदान करता है। ये आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 200 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देने से संबंधित है। अनुच्छेद 61 जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सही है, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक नहीं रोक सकती है। और यह एक अनुच्छेद 110 के तहत है धन विधेयक, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का क्या परिणाम होता है? तो इसका परिणाम होता है वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यह कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सके तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक और पूरा विश्लेषण के साथ आप देखकर ही जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में जो भी प्रश्न मिले वो आप सही करके आ सके। मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वह है शिशु मृत्यु दर का। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। और जीएसटी जो है 279 का ए अनुच्छेद में है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। यह कमी किसके बराबर होता है? तो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है और इसे ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे और अवतल लेंस पर बनता है, ठीक किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें प्रासरव तरंगों का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसका विश्लेषण आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये विश्लेषण आपके एग्जाम में बहुत अहम रोल अदा करने वाला है, क्योंकि इससे काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? तो वह है रेयॉन। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किन महत्वपूर्ण धातुओं का प्रयोग किया जाता है? तो वह निकल और क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो वह विधि है आयन विनिमय विधि। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह बल्कनीकरण कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के की क्या भूमिका है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो वह है एड्रेनालाइन हार्मोन। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका श्वसन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करती है। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो यह वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है
जल और खनिज का परिवहन करना और पौधे को यांत्रिक सहारा देना। हमारा अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह कथा साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतरिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है असम का। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ये 5 होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य के नाम हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर किससे और कहाँ स्थापित किया था? तो यह भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 की घोषणा किस शिखर सम्मेलन में की गई थी? तो यह किया गया था रियो शिखर सम्मेलन में, जो कि 1992 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो साम्यक वाक्य शामिल नहीं है, बाकी साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र शामिल है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह पूछा ही जाएगा 100%। हमारा अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो वह है समुद्रगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, एकता प्रणाली को दिल्ली सल्तनत में संस्थागत रूप से किसने लागू किया था? तो यह इल्तुतमिश ने लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता जो कि 1931 में हुआ था का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सामने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, ये परिणाम था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हम ईयर से व्यवस्थित करते हैं। चोरी कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था, यानी 1919 में ये हुआ था और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही हुआ था। ठीक, और स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 में, यानी कि 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 किस में है? तो ए में है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। और दोस्तों यहाँ पे हमारे द्वारा जो विश्लेषण दिया हुआ है ये आप पढ़ लेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। रॉलेट एक्ट का पारित होना मार्च 1919 में हुआ था। चोरी कांड जो हुआ था फरवरी 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुआ था, किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इससे काफ़ी प्रश्न बन रहे थे विश्लेषण से। डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम जो है भूमध्य रेखा के पास एक निम्न दाब वाली शांत हवा की पेटी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह पूछा जाएगा। तो यह नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। हमारा अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाया जाता है क्षोभ मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, लोकटक झील जो अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों, जिन्हें फुमडी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वह है भाग 4। हमारा अगला प्रश्न है, और भाग 4 जो है कहाँ से कहाँ तक है ये आपको याद रखना है, 36 से 51। और भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 है इसमें। और भाग 3 जो है यह 12 से 35 है, ये भी आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। और भाग 5 जो है संघ सरकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी है? तो वह अनुसूची है 11वीं अनुसूची। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है? तो वह है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। हमारा अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में किस देश की देन है? तो यह है भारत की देन। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा
मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है? तो यह है उच्च मुद्रास्फीति को धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी की स्थिति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो यह लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। और यहाँ श्वेत क्रांति बोले तो दूध उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा से है और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य जो है यह है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और बाजार को विनियमित करना। हमारा अगला प्रश्न है, लोरेंज वर्क क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है आय या धन के वितरण में असमानता। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जी के मान में परिवर्तन के कारण क्या होगा? तो घूमना बंद कर देगा तो यह बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न, दाब की एसआई इकाई क्या है और इसे कैसे परिभाषित किया जाता है? तो दाब का एसआई इकाई है पास्कल। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से किन धातुओं का बना होता है? तो यह बना होता है तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा जस्ता का मिश्रण है, कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है, जर्मन सिल्वर तांबा और जस्ता और निकेल का मिश्रण है, ये आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस नहीं है की बात कही जा रही है, तो हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है, बाकी सभी हीलियम, नियोन और आर्गन अक्रिय गैस है, ये आपको याद रखना है। अक्रिय गैस का जो समूह है वह 18 है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ड्राई आइस क्या है? तो यह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच पैमाने पर 7 का मान क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है उदासीन विलयन। पीएच जो स्केल है वह 0 से 14 तक होता है, 7 से ज़्यादा रहे तो वह हो जाएगा क्षारीय और 7 से कम जो होगा वह होगा अम्लीय। ठीक, ये आपको याद रखना। और बीच में 7 होगा वो उदासीन होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है? तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वे फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पचा जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो यह किया गया था जॉन इशाल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। हमारा अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया जिनके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था? तो यह अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो यह थे जनरल बिपिन रावत। हमारा अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। हमारा अगला प्रश्न, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में हुई थी? तो यह हुआ था यूक्रेन में। हमारा अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा लागू किया गया था जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना था? तो वह था लॉर्ड लिटन। हमारा अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, शंको को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस
गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हुंगुन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वह था स्वर्ण सिंह समिति। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू मून परिघटना क्या है? तो यह है जब एक ही कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है, उसे ब्लू मून कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते के परिणाम स्वरूप हुई? तो यह हुआ था मार्केस समझौता के कारण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10वां भाग ऊपर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत को किन नदियों के पानी पर पूर्ण अधिकार मिला है? तो यह मिला है रावी, व्यास और सतलुज पर पूर्ण अधिकार मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसीमिया शरीर में किसकी कमी को संदर्भित करता है? तो यह करता है रक्त में शर्करा को, यानी ग्लूकोज को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में, 1 अप्रैल 1973। हमारा अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा महात्मा गांधी का। हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसकी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटती है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो वह वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? तो वह रोग है खसरा। हमारा अगला प्रश्न है, पौंग बांध, जिसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है व्यास नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा इस वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है और ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। और इससे पहले हमारे द्वारा 6 वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसलिए एग्जाम होने से पहले इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखें और हमारे द्वारा 500 क्वेश्चन का भी एक सीरीज चल रहा है, उसे भी आप एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में लगभग 25 से 30 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को हो सके तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख कर ही जाएं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।